लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या सत्ता के लिए कांग्रेस ने दक्षिण का दांव चल दिया है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जब भारत जोड़ने निकली तो यात्रा की शुरुआत केरल यानी दक्षिण से हुई। 150 दिन की यात्रा में सिर्फ 2 राज्य केरल और कर्नाटक मिलकर करीब 40 दिन हैं, यानी सिर्फ 40 दिन डेडिकेट किए गए हैं दक्षिण के राज्यों को। सोनिया गांधी भी दक्षिण भारत में ही यात्रा में शामिल हुई, लेकिन गांधी परिवार के लिए साउथ की सियासी दौड़ नई बात नहीं है। गांधी परिवार से कब किसने साउथ का सियासी दांव चला, आज इतिहास के पन्नों से भी मैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन सवाल है कि अब तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से हासिल क्या हुआ है। पहले विवादास्पद पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा, फिर हिजाब में बच्ची के साथ राहुल की तस्वीर आई तो उस पर सवाल खड़े हो गए। इस बीच बारिश में भीगकर भाषण देने वाली राहुल गांधी की तस्वीर भी बहुत वायरल हुई और फिर राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के जूते का फीता बांध रहे हैं। इस तस्वीर को खूब चर्चित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तस्वीरों से कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत हो पाएगी? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। उत्तर हारे, अब कांग्रेस दक्षिण के सहारे। आज का आर पार इसी पर। एक के बाद एक उत्तर भारत में सियासी विकेट उखड़ने के बाद क्या अब कांग्रेस दक्षिण भारत के सहारे सत्ता चाहती है? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण से हुई। सोनिया गांधी दक्षिण में ही यात्रा में शामिल हुई। वैसे गांधी परिवार के लिए 1978 में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु उपचुनाव में जीत हासिल कर अपनी वापसी का संकेत दिया। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी के साथ साथ कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी और जीती भी। 2019 में अमेठी में जमीन खिसकने का डर सताया तो राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े, जहां वो जीते। लेकिन डर सही निकला, अमेठी में कांग्रेस की सत्ता उखड़ गई। लेकिन आज नॉर्थ और साउथ इंडिया पर राहुल गांधी का एक बयान सुनाना भी जरूरी है। First 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. उधर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप इसलिए राइट ऑफ करना चाहते हैं, कहीं आपको पब्लिक देखे एज अ ऑपोजिशन? बर्बाद कांग्रेस को करने को बस एक ही राहुल काफी थे। हर साख पे राहुल। लोकसभा सीट, जबकि लोकसभा सीटें 29, हिमाचल प्रदेश 1, जबकि सीटें हैं 4, छत्तीसगढ़ में 2, जबकि सीटें हैं 11, बर्ताऊ में आगे, पंजाब में जहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ये बड़ा स्पेसिफिक आंकड़ा है। अब दक्षिण के राज्य का रुख करते हैं। केरल में 15 सीटें, यानी खाता ही अच्छा खोला है कांग्रेस ने। 20 में से 15 सीटें। तमिलनाडु 39 में से 8 सीट्स। तेलंगाना में 17 में से 3 सीटें, हालांकि 4 भारतीय जनता पार्टी भी जीती हुई है। पुडुचेरी में 1 सीट है, 1 सीट कांग्रेस को मिली है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 1 सीट मिली है। यानी कांग्रेस की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें 28 सीटें आती हैं दक्षिण से, इसलिए दक्षिण महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल इस समय क्या है, भारत जोड़ो के पीछे क्या गहरी रणनीति है या फिर कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस के पास नहीं बचा है? जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस अब पुरानी बेला हो चुकी है, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। मैं बीजेपी की यहां बात नहीं कर रहा। मेरे साथ बात करने के लिए आज
दो धुरंधर मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। मेरे साथ जानी मानी लेखिका सुभ्राष्ट्रा है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है, कांग्रेस के कई सावन देख चुके हैं। मेरे साथ दीपक झा जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है और अपना वक्तव्य रखेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फेस ऑफ कर लेते हैं अखिलेश जी, आप में और गौरव भाटिया के बीच में अगले 5 मिनट, उसके बाद मैं सुभ्राष्ट्रा का रुख करूंगा। मेरा बड़ा सीधा सवाल है और बड़ा मौलिक सवाल है जो किसी के मन में भी होगा। अखिलेश जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आप विधायक रहे, आप वहां की राजनीति कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए अब उत्तर पुराना हो चुका है और उत्तर के अंदर कांग्रेस को कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए दक्षिण का रुख किया है? अमीर जी, हंसी आ रही है आपके स्लोगन पे, क्योंकि आपने दक्षिण उत्तर का भेद बना के जो बताया है। 14 राज्यों से, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये यात्रा जारी है। उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसे कौन सा राज्य मानते हैं आप? दक्षिण भारत राज्य हैं ये। तो आपका तो फर्म ही टेढ़ा है। खैर कोई बात नहीं। और आपने एक बात गिनाई जो मैं कहने वाला था, लेकिन आपने पहले गिना दी कि कुछ राज्यों को गिनाया। उसने बताया कि इसमें 191 सीटों में सिर्फ 13 सीट बीजेपी कांग्रेस के पास है। एकदम सही गिनाया आपने। इन्हीं राज्यों में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इसी में से 150 सीटें कम होनी है बीजेपी की। बीजेपी अपने मैक्सिमम में है, इसी में से 150 सीटें कम होगी, बीजेपी आ जाएगी 125 से 150। 2019 के पहले भी कह रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अखिलेश जी, आप ही को सवाल पूछ रहा हूं। आप तो 2018 में मुझे कह रहे थे कि आप बीजेपी का ये मैक्सिमम है, यहां से कम होंगी, उत्तर प्रदेश से 40-50 सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी 2 थी, 1 कम हो गई, अमेठी कम हो गई। यानी आप बीजेपी के माइनस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माइनस आप होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम मध्य प्रदेश में आपकी 2 आई थी, इस बार 1 ही रह गई। बीच बीच में आप कितना टोकते हैं भाई? मैं टोक नहीं रहा, आपने 1 मिनट अपनी बात की जो बढ़ने की क्षमता थी, अरे सुनिए, अब आप सब पूछ लिया। बीजेपी की जो बढ़ने की क्षमता थी, अब वहां स्पेस नहीं बचा है। और जब मैंने कहा था तब पुलवामा नहीं हुआ था, मुद्दे पर लड़ रहे हैं ना मोदी जी चुनाव, जो अपने सरकार की उपलब्धियां हो उस पर नहीं चुनाव लड़ा था। अब वो तो पुलवामा का पोल खुलेगा बाद में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज भी जनता ये जान रही है कि ये मतलब आप कह रहे हैं पुलवामा में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, ये किस लिए लाते हैं? आप कह रहे हैं पुलवामा में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, उसका पोल खुलेगा। अमीर भाई थोड़ा सुन लिया करिए। मैं तो सुन ही रहा हूं, थोड़ा सुन लिया करिए। देखिए, हाँ सुनिए, देखिए, जब आप अपने सरकार की उपलब्धियों पे बात नहीं है चुनाव में, अभी भी नहीं करते हैं। अब आप कोई बता देना, अमीर जी, मोदी जी कहे थे ना कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, दे दिया? बताओ मोदी जी, कहे थे किसानों को आय 2 गुनी कर देंगे, कहे थे 2022 तक सब घर में नल होगा, नल में पानी हो, जल होगा, उसमें एलईडी, घर में एलईडी होगी, सबको शौचालय होगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, हर खेत को पानी होगा, हर गांव में शौचालय। कोई 4 जिले बता दीजिए जिसमें खुले में शौचालय लोग न जाते हो। कहते 2022 तक कुपोषण मुक्त हो जाएगा, बता दें। कहते हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिली है। सिर्फ 22 तक जो वादे किए थे उसको बता रहा हूं, लेकिन का जिक्र नहीं करते मोदी जी, क्योंकि सब जुमले हैं। रोजाना नए शब्दों को लाना, नए नए शब्दवाग दिखाना, झूठ बोलना, फिर नई नई बातें करना। बिल्कुल, अखिलेश जी, अब लगातार आप 2.5 मिनट बोल लिए, अब अपनी वाणी को अब विराम दीजिए। गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं, लेकिन एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। आपने ये सारी बातें बीजेपी की अभी हाल में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पे गिनाई होंगी, लेकिन जनता ने आपकी नहीं मानी, आपको 1 राज्य नहीं मिला। पॉइंट ये भी है, इस समय कांग्रेस की स्थिति जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं हुई है, भरे बाजार में सबको पता है। बीजेपी की जो स्थिति है वो भी भरे बाजार सबको पता है। लेकिन मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, पहले तो पुलवामा में जो आपने करा, इस पर जो इल्जाम लगाया है अखिलेश जी ने, उसका जवाब भी दे दीजिए 30 सेकंड के अंदर, और बाकी बीजेपी का माइनस शुरू होने वाला है। आप अपने चरम पर। अमीर जी, मैं सुन रहा था, आपने कहा कि कई सावन देखे हैं अखिलेश जी ने,
अरे सावन तो इन्होंने कई देखे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव याद करिए, अभी कुछ ही माह हुए हैं। यही अखिलेश जी आते थे, इधर उधर की डीगे मार मार के जो जनता को इन्होंने त्रस्त किया, और सीटें आई 2, 403 में 2 सीटें। आप सोचिए, बेचारे 2-3 महीने भ्रमण पे बाहर चले गए थे, न्यूज 18 पे भी नहीं आ रहे थे, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये, कितनी हिम्मत से आके कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में ही कुछ गड़बड़ी हो, अगर राहुल गांधी लॉन्च ना हो, तो बेचारा प्रवक्ता क्या कर सकता है भाई। दूसरी बात देखिए, ना बीजेपी मैक्सिमम पे है और ना कांग्रेस मिनिमम पे है। अमीर जी, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव दर पर अखिलेश जी को तो लग रहा है ये मैक्सिमम है, 303 आपका सर्वोच्च है। हाँ, देखिए अमीर जी, अखिलेश जी पे व्यक्तिगत मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप याद करिए 2019 के चुनाव के परिणाम आए ना, सारे कांग्रेसी प्रवक्ता जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं वैसे गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो ऐसे आके डींगे मारी, और जिस दिन परिणाम आए नहीं 3 महीने। अभी जब 24 के चुनाव के परिणाम आएंगे और 400 सीटों से ज्यादा भाजपा लाएगी, तो ये कांग्रेसी 10-20 पे सिकुड़ जाएंगे, और ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, एक मां का सम्मान होना चाहिए, और जिस तरह से सोनिया गांधी जी चाहती है कि उनका 51 साल का ये जो अपरिपक्व बालक है ये कभी गद्दी पे विराजमान हो जाए, आज एक मां की ममता अपने बच्चे के लिए फिर से लेकिन अब तो राहुल जी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे, मैं बता रहा हूं। हाँ, राहुल गांधी जी की यात्रा को अगर नफरती भारत तोड़ो यात्रा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जी। अब आगे बाकी जी आप 30 सेकंड में बात रखिए। आधा मिनट लूंगा, आधा मिनट, नाराज मत होइए। दरिया दिली दिखाई है, दरिया दिली। आधा मिनट मैंने बहुत इंतजार किया जी, आधा मिनट। देखिए, नफरती भारत तोड़ो यात्रा में जॉर्ज पुनैया से मिले, जो भारत माता का भी अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। निक्कर में आग लगा रहे थे, अपने घर में आग लगी हुई है, गोवा के 8 MLA चले गए। और आज मैं अखिलेश जी से यह पूछना चाहता हूं, ये साहसी प्रवक्ता आए हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आज उदित राज ने कहा है, क्या वो शब्द उचित है? एक आदिवासी महिला, एक महिला है, उच्च संवैधानिक पद पर है। क्या अखिलेश जी मुझे बताएंगे ऐसे भारत जोड़ा जाएगा जब राष्ट्रपति के लिए भी आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आपका पॉइंट है, जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, नफरती एजेंडे के साथ क्या भारत जोड़ने की बात करी जाएगी? और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये कम हो जाएगा समय, बीजेपी अब माइनस में चली जाएगी, लेकिन उसका एक साइंटिफिक आंकड़ा है कि बीजेपी लगातार चुनावों को जीत रही है। हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, बीजेपी वहां पर जीत के वापस आई है चुनाव के अंदर। आपके दिख जाएगा, इसलिए दिख जाएगा क्योंकि देश की जो लोगों को उम्मीद थी कि अब कुछ करेंगे मोदी जी, अब कुछ करेंगे, लेकिन अब सब वो उम्मीदें पानी पे होप की मैं दाद देता हूं अखिलेश जी। और इस देखिए भाई थोड़ा बोलने दिया करिए, बीच बीच में टोका टोकी से वो तारता में टूट जाता है यार, थोड़ा बोलने दिया करिए। देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तो इतना है कि संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी मस्जिद में जो है घुटने टेक रहे हैं, और अगर कोई और नेता जाता तो आप कम से कम 1 हफ्ते तो उस पर आप डिबेट करते, और इतने उछल के आप चीजें बताते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसी का असर का प्रभाव है, भले दिखावा हो। एक संघ के एक और बड़े नेता बता रहे हैं गरीबी अमीरी या ये बेरोजगारी और सांप्रदायिकता ये सब दिखने लगा है। केंद्र के एक मंत्री जी को भी दिखने लगा है, वो भी बता रहे हैं। जिन मुद्दों पे ये यात्रा हो रही है वो बातें लोगों को दिखने लगी हैं, बीजेपी के लोगों की। आप कह रहे हैं राहुल जी की यात्रा का असर है। चैनल के भाई जो इस बात को लेके यात्रा चल रही है वो बातें जिसको स्वीकारती नहीं थी बीजेपी, पार्लियामेंट तक में कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना सांप्रदायिकता, ना फलाना धमाके, सब कुछ वो सब अब स्वीकारने लगे हैं, बताने लगे हैं। यहाँ तक कि एक लाला रामदेव हैं
आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से संघ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से संघ प्रमुख मस्जिद जा रहे हैं, बीजेपी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, गुलाम नबी आजाद को भारत जोड़ो यात्रा स्वीकार नहीं थी, आपके 8 विधायक जो गोवा में आपको तिलांजलि दे के चले गए, उनको क्यों ये संदेश नहीं गया? उन्होंने पार्टी क्यों तोड़ दी? अब अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे, बाहर पारे समझ पा रहे हैं। अमीर जी थोड़ा पेचीदा सवाल है, अगर जवाब दे पाए जैसे कुछ। हाँ जी, आप जैसे कुछ हमारे भाई पत्रकार और बीजेपी आरएसएस जिस दिन हमारी तारीफ करने लगेगी ना, उसी दिन हमारे बड़ा चिंता होने लगेगा कि हमें कुछ कमी आ गई है क्या। आप हमारी आलोचना करते हैं, ये हमारे लिए एक तरह से है कि हम इससे ऊर्जा पाते हैं कि इन चीजों से किस हम कामयाब हैं, हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी हमारी आलोचना। 8 विधायक का कांग्रेस छोड़ना सफलता है। सुनिए एक मिनट प्लीज, बोलने दीजिए भाई। अरे 8 विधायकों का कांग्रेस छोड़ना सफलता की नहीं दे रहे हैं। अरे मैं बता ही तो रहा हूं जी, आप बोलने नहीं देते। बता ही तो रहा हूं। मैंने कहा कि एक लाला, हे भगवान, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं कहां बोल पा रहा हूं, आप तो खाली डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक लाला रामदेव जी हैं, उनकी भी भाषा बदल गई है। कई चैनल हैं जो अपनी सर्वे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस बहुत आगे बढ़ रही है, राहुल जी बहुत आगे। तो ये सारी बातें हैं। और हम नहीं कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे परिपक्व मोदी जी की परिपक्वता के ज्ञान की परिपक्वता की बातें ये लोग चाहते हैं, बीजेपी के लोग, कि मोदी जी की उन सब बातों को बता करके मोदी जी की अज्ञानता का प्रदर्शन एक बार फिर किया जाए। लेकिन मैं गिना सकता हूं, अगर ये कहेंगे भाटिया, तो 50 मेरे पास उसकी जानकारियां हैं। गोबर से, गटर से, गैस से लगाए, और राडार को किस तरह से बादलों, फाइटर प्लेन को, वो सब बता सकता हूं। लेकिन ये कोई जी मुद्दे की बात नहीं है। एक सेकंड, बिल्कुल। उसके बाद अब मैं डिबेट को ओपन कर लेता हूं, लेकिन 40 सेकंड गौरव भाटिया, यू रिबट, देन शुभराष्ट्र। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, आपको मालूम है राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने अंडे कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, अगर ये अपने पार्टी हेडक्वार्टर की जगह पोल्ट्री फार्म खोल लें तो ज्यादा चलेगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। बात कर्नाटका की हुई ना, कर्नाटका में 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 104-64 बढ़ी थी, इनकी सीटें 44 कम हो गई थी। और 2019 में सबक नहीं लिया था ये अंडे देने वाली मुर्गी ने। 2019 के लोकसभा में 28 सीटों में 1 सीट आई थी, 1 सीट, और भाजपा की आई थी 25। फिर आए विधानसभा चुनाव, 5 प्रदेशों में, एक में इनकी सरकार थी, पंजाब में क्या हश्र हुआ हमने देखा। और 4 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, भाजपा ने चारों प्रदेशों में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान बनाया, उत्तराखंड में दोबारा सरकार आई, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के 4 चुनाव, 2 विधानसभा 2 लोकसभा, इनके आए अंडे। पश्चिम बंगाल में इनका आया अंडा। अरे इतने अंडे देते हैं और उसके बाद आके यहाँ ज्ञान देते हैं। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा आप थ्रो कर रहे हैं। एक सेकंड, काफी इंटरेस्टिंग डेटा आप थ्रो कर रहे हैं, एक सेकंड। लेकिन मेरा सवाल अखिलेश जी आपसे है, गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिए। 40 सेकंड का वक्त आपके पास है, देन शुभराष्ट्र। क्या आपको लगता नहीं है कि आप बीजेपी की हार पे सेलिब्रेट करते हैं? अगर बंगाल में बीजेपी 3 से 77 पे गई तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखिए बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन आपका 0 आया था। अब उस बच्चे का क्या करिएगा जो खुद तो फेल हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जो मेरा दुश्मन है वो फर्स्ट नहीं आया, वो सेकंड आया? क्या करिएगा? क्या आपको लगता नहीं है आपका टारगेट गलत है? हमें आप दिल्ली सेलिब्रेट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी आपको पंजाब में भी खा गई। अब बीच हो गया, मैं बोलूं ना जी। देखिए अमीर जी, 2014 के पहले का दिन अपना भूल रहे हैं बीजेपी वाले, कितने पे रहा करते थे। और ये बता रहे हैं हमारी कमजोरी। इनका तो कोई अलायंस पार्टनर इनके साथ नहीं बचा, इनका तो कोई अलायंस पार्टनर भी हिंदुस्तान में इनके साथ नहीं बचा। जो ट्रेडिशनल भी हुआ करते थे, जब उनको ये समाप्त करने की कोशिश करने लगे तो इनकी तो विशेषण इतनी कि कोई नहीं इनके साथ है। लेकिन आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, फिर वही बात भाई, चिंता ना मत करिए, मई 24 में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे लाल किले से
क्योंकि इस देश को दिया क्या मोदी जी ने? बता देना कि काला धन लाए हो, कितना काला धन ले आए। ठीक है, 4 काला धन वालों को पकड़े हो, बता दें। मैं कुछ कहूं? 4 भगोड़ों को ला बता दें जिनको पकड़ के लाए, जो सब इन्हीं के मित्र हैं। गौरव बता दें कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। ठीक है, शुभराष्ट्र को मैं लेकर का क्या हुआ, काशी का क्या हुआ, डॉलर का क्या हुआ, शुभराष्ट्र को मैं लेकर दाऊद का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ। ठीक है, ये सब हिसाब लिए जाएंगे ना। आप सत्ता में बैठे हैं, इसी की तो बात होगी। जी। और इसी से भागते हैं मोदी जी। मोदी जी आप मोदी जी के किसी भी इस तरह के किए गए वादों का जिक्र दोबारा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पता है कि ये जो इनके वादे हैं ये सिर्फ जुमले हैं। ठीक है, तो जुमलों का क्या जिक्र करना? ओके शुभराष्ट्र, अगर आप पॉलिटिक्स को आप अच्छे से समझती हैं, उस पर मंथन भी करती हैं, उसका विश्लेषण भी करती हैं, बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा भी कहती हैं, आखिरकार कांग्रेस की जो ये स्ट्रैटेजी है, जो मेरा मूल सवाल था, मैं उसी पर आता हूं। क्या भारत जोड़ो के पीछे गहरी रणनीति है जो कि एक दिखाई देती है, और दक्षिण में ज्यादा समय बिताना, या फिर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कांग्रेस के पास? क्योंकि हमारे पास तो खबर यह भी है कि गुजरात में अभी तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, खासतौर पर राहुल गांधी हो जाए या फिर मैडम गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा हो, तीनों में से कोई नहीं गया है। जबकि नवरात्रि का बड़ा मौका रहता है, प्रियंका वाड्रा को वहां बुलाया भी गया लेकिन वो नहीं गई वहां पर। जबकि अरविंद केजरीवाल हो या फिर राघव चड्ढा हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, उन्होंने वहां घर बना लिया अपना, वो भी जा रहे हैं बार बार। तो स्ट्रैटेजी तो है कुछ। अमित जी, मुझे 2 इंटरप्रिटेशंस लगती हैं इसकी। पहली इंटरप्रिटेशन मेरी ये है कि अमेठी की हार के बाद कांग्रेस की कमर टूट गई है। उसको पता है कि जिस तरीके से राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में, सालों से, दशकों से राजनीति हुई, उस राजनीति का जनता से कोई सरोकार नहीं था, और जनता ने लॉक स्टॉक एंड बैरल गांधी परिवार को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये तो मेरे हिसाब से वो जो कमर टूट गई है भाजपा की, कांग्रेस की, उसकी वजह से राहुल गांधी दक्षिण की तरफ, उन्होंने बेसिकली पलायन किया है, भाग के वो दक्षिण की तरफ गए हैं। लेकिन आप देखिए, दक्षिण जाने के बाद राहुल गांधी की भाषा उत्तर प्रदेश के लिए कैसी रही। और ये पहली बार नहीं उन्होंने कहा, इसके पहले भी एक बार दक्षिण और उत्तर की राजनीति को की तुलना करते हुए उन्होंने बहुत आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जो जनता, मतलब सतही तरीके से वो काम करते हैं। जी, उत्तर भारत के लोग उनको पिछली बार सतही लगे थे, और इस बार उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यहां पर मुद्दों की बात होती है, वहां पे मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाता था। तो अब भाई, जो व्यक्ति दशकों से सांसद रहा हो, जिसका परिवार दशकों से सांसद रहा हो, उसी प्रदेश में रहा हो, और वो मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं कर पाए, ये तो सवाल उनको पूछना चाहिए था। खैर, ये मेरी पहली इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन है जो मुझे शायद थोड़ा ज्यादा सच्चाई के करीब लगती है, वो ये है कि जो राजे रजवाड़े वाली मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। तो जब वो इतना भयानक रूप से इनका ईगो हर्ट हो चुका है कि अब वो जनता को गाली देंगे और वो जाकर के दक्षिण में राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि दक्षिण भारत का जो चरित्र है, आज दक्षिण भारत में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता आज एस्टैब्लिश कर रही है, ऐसा नहीं है। वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका बोलबाला है, कोई भी पार्टी आगे बढ़ेगी, आपको उनको साथ लेकर चलना होगा। अब इस सिचुएशन में कांग्रेस के साथ ऐतिहासिक रूप से पार्टियों के साथ गलत हुआ है, नेताओं के साथ गलत हुआ है। दक्षिण भारतीय नेता कभी भी कांग्रेस में अगर उभरे हैं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जो अपमान हुआ है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ये बड़ा विश्लेषण है, लेकिन एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर। जो आम आदमी पार्टी की एक टिप्पणी थी, उस पर सलमान खुर्शीद ने बहुत बड़ा बोल दिया है। मैं ब्रेक के बाद उस ब्रेकिंग स्टोरी पर लौट रहा हूं। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने की बात कही। मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। इससे पहले श्रीनगर में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक बैठक की। इसमें वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, खुफिया विभाग और सेना विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर उन्हें नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने उनके इस आरोप को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बने एम्स का उद्घाटन किया। हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग से जुड़े युवा यहाँ ट्रेनिंग। ये कहने वाले को ना तो शायद सियासत की समझ है और ना ही शायरी की समझ है। उनका ये कहना कि राहुल गांधी हर जगह है, तो हम तो ये मानते हैं हर दिल में है, और हर दिल में है तो वो हर जगह है। लेकिन ये वक्त राहुल गांधी से लड़ने का नहीं है, वो नहीं लड़ रहे हैं आप लोगों से। हम पर संकट, हमारे सामने संकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संकट है। संकट एक ही है, बीजेपी और आरएसएस का। इसको गुहार भी मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कि आइए एक साथ लड़िए और मोदी को हरा दीजिए। लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा गया था आर पार के उस कार्यक्रम के अंदर, वो बाइट क्या थी जिसके ऊपर बड़े सारे पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वो तंज क्या था, आर पार में राहुल गांधी पर क्या तंज किया था, वो बाइट में प्ले करके सुना रहा हूं। शायरी से राहुल है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप इसलिए राइट ऑफ करना चाहते हैं, कहीं आपको पब्लिक देखे एज अ ऑपोजिशन। बर्बाद कांग्रेस को करने को बस एक ही राहुल काफी थे। हर साख पे राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस की तो हालत ये है। ओके, उन्होंने ये कहा था कि अंजाम में कांग्रेस क्या होगा, हर शाख पे राहुल बैठा है। पहले तो एक ही शाख पे बैठा था, अब तो हर शाख पे राहुल बैठा है। ये कहावत है हर शाख पे उल्लू बैठा है, उसका अनुवाद उन्होंने कर दिया था। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं गौरव भाटिया से। पहले गौरव भाटिया, 30 सेकंड में रिएक्शन। सलमान खुर्शीद का जो रिएक्शन आया वो बड़ा स्पष्ट है कि इस समय लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी आरएसएस से है। अमीर जी देखिए, एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय राजनीति में हम सब ने देखा है और ये जनता भी कहती है कि राहुल गांधी जैसी बुद्धि ना देना, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि भारतीयता, भारतीय राजनीति क्या है। लेकिन चाटुकारिता और जिस तरह से समर्पित रहते हैं सारे कांग्रेसी चाटुकार, वो भाव जरूर दिखाई दे रहा था सलमान खुर्शीद जी जब बोल रहे थे। अमीर जी आप ये बताइए, जी राहुल गांधी ने हर चुनाव हराया है कांग्रेस पार्टी को, पर दिल में लोगों के 49 चुनाव में 39 चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में, और उसके बावजूद सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया है राहुल गांधी। और मैं एक बात और कहूंगा, आज आपने अभी कहा कि सोनिया गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे थे राहुल गांधी। अमीर जी आप मुझे ये बताइए, बांध तो समेट तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। ये जो चाटुकार ताली बजा रहे हैं, एक पुत्र ने अगर माता के जूते के फीते बांध दिए तो चाटुकार क्यों ताली बजा रहे हैं? और ये वही बात है, ये भारत तोड़ो यात्रा में इनकी उपलब्धि पता है क्या है? अमीर जी, बारिश हो रही है, राहुल गांधी भीग गए, अरे कुर्सियां खाली पड़ी है, वो चर्चा का विषय नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये क्या कहते हैं आज? ये लोग कह रहे हैं राहुल गांधी चले, पसीने की बूंद गिर गई, लाओ कटोरी लाओ, एक बूंद पसीना कटोरी में रखो, पानी मिलाओ, सब पिएंगे। चाटुकारिता करनी है? अरे ऐसा किसने बोला गौरव? आप भी बढ़ा देते हैं बात को। ऐसा किसने बोला कि एक बूंद गिर गई और पानी पिएंगे? अमीर जी, अच्छा अमीर जी आप मुझे ये बताइए, क्या ये सही नहीं है? ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूं। माँ के जूते बांध रहे हैं फीते, तो भैया बहुत बड़े नेता बन गए। अरे बारिश में भीग गए तो क्या हो गया? वहां कुर्सियां तो उल्टी पड़ी थी, 50 लोग नहीं देख रहे थे राहुल गांधी को। और आप मुझे बताइए, पसीने की एक बूंद अगर बह जाए 100 लोग आ जाएंगे कटोरा लेके। अरे ये बूंद अगर यहां गिरेगी तो मेरी तो जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, जवाब अखिलेश जी अब आप देखिए, मैंने आपको 40 सेकंड का वक्त दिया था, लेकिन आपने 1.5 मिनट बोला। लेकिन अखिलेश जी, एक तो ये तो संजय सिंह ने बोला कि अब कांग्रेस की हर शाख पे ही राहुल बैठ गया है तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, यानी ये हर शाख पे उल्लू बैठा है। उस कहावत का अनुवाद उन्होंने एक तरह से करके अपने तरीके से बोला। इस पे सलमान खुर्शीद का रिएक्शन आया। क्या आपको लगता नहीं है कि आप विलुप्त होते जा रहे हैं कई राज्यों से? दिल्ली से आप विलुप्त हो गए, बिहार से आप विलुप्त हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप विलुप्त हो चुके हैं। यह आपके लिए समस्या का दौर है?
और सलमान खुर्शीद ने माना कि ये संकट है और ये संकट बीजेपी और आरएसएस के कारण हुआ है। मुझे पता था आप 4 बार बोलेंगे। और कुछ बचा पूछने को या बोलूं मैं? बोलिए ना आप। अच्छा, हाँ, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी उसे भी यही लगता था, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को भी यही लगता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के बारे में, ये विचार ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के एक ही हैं। और देखिए, बौना हमेशा कद्दावर से डरता है, नकली हमेशा असली से घबराता है। और ये राहुल जी या कांग्रेस की जो सफलता है और मोदी जी की जो रुखसती का समय आ रहा है, ये साफ झलक रहा है बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी माइंडेड लोगों के चेहरे से और उनके वक्तव्यों से। कोई कुछ बता नहीं पा रहा, तथ्यों की बात नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से संख्या बल है बीजेपी के पास, आदरणीय मोदी जी के पास, न आत्मबल है न नैतिक बल है। आत्मबल और नैतिक बल होता तो खड़े होके कहते, भाइयों बहनों मित्रों, मैंने देखो 15 लाख आपके खाते में डाल दिए ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, गंगा मैया को साफ कर दिया ना, किसानों को आय 2 गुनी कर दी ना, 100 स्मार्ट सिटी बना दिए ना, काला धन ले आया ना, भगोड़ों को पकड़ के ले आया ना, डॉलर को रसातल में ले आया ना। अगर आत्मबल नैतिक बल होता या अपनी सरकार की उपलब्धि होती तो आज ये शब्द भाजपा या भाजपा के नेता। अखिलेश जी, आपने एक टर्म यूज करी, आपने एक टर्म यूज करी कि कांग्रेस की सफलता को देखते हुए, एक सेकंड, एक आपने टर्म यूज करी कांग्रेस की सफलता को देखते हुए 8 विधायकों का कांग्रेस को छोड़ देना गोवा के अंदर, वो कांग्रेस की सफलता है। 5 राज्यों में से 5 राज्य हार जाना ये कांग्रेस की सफलता है। सफलता के मापदंड क्या है कांग्रेस पार्टी के, जरा पता लगे देश को भी। सफलता का मापदंड क्या है? बता रहा हूं। प्लीज 30 सेकंड दिया आपको। सफलता का मापदंड यही है जी, सफलता का मापदंड यही है कि दिन रात जो है मस्जिद मंदिर करने वाले मस्जिद दौड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को अजान सुनाई देने लगा है और अजान के समय अब वो खामोश हो जा रहे हैं। कल तक जो अजान को खामोश करने की बात करते थे जो लोग, वो लोग अब अजान सुन के खामोश हो जा रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री जो है 2014 का चुनाव तो देखा होगा अखिलेश जी। अखिलेश जी, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपको कह रहा हूं, 2014 का चुनाव आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी अजान की आवाज को सुन के अपनी उन्होंने स्पीच रोक दी थी। 2019 के चुनाव में भी ऐसा हुआ था, इससे पहले भी एक जगह ऐसा हो रहा था तो रोक दिया गया था। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला हमारी तरक्की देख के, हमारी एडवांटेजेस देखकर, हमारी सफलता को देख के बीजेपी की हालत खराब हो रही है। मैं पूछ रहा हूं आपकी 2 सफलताएं क्या है बीते 5 साल की? बताइए 2 सफलताएं कौन सी हैं आपकी बीते 5 साल की, या छोड़िए पिछले 6 महीने में 2 सफलताएं बता दीजिए। आप अपनी 2 सफलताएं बताइए ना। क्यों बीजेपी परेशान होनी चाहिए? आपकी 2 महीने में, आपने पिछले 6 महीने में आपने फलाना चुनाव जीत लिया, ये फलाना चुनाव में आपने बीजेपी को हरा दिया। कौन सी सफलता है आपकी? या आम आदमी पार्टी को आपने निपटा दिया? सफलता बताइए आप मुझे। 2 नहीं, 1 मिनट अमीर जी, एक सेकंड गौरव भाटिया, मैंने आपको वक्त दिया है। मैं 30 सेकंड अखिलेश जी को दे रहा हूं, 20 सेकंड दे रहा हूं, 20-30 सेकंड। अखिलेश जी क्विकली सफलता बताइए, इधर उधर की बात मत करिए अभी। भारत बोलने दीजिए ना जी। आप भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो अब सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है अब वो हिंदुस्तान का उत्सव बनता जा रहा है। आप उसकी सफलता देखिए ना, राजनीति में और क्या होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं सफल है वो यात्रा। विश्वास अर्जित करना, भविष्य के लिए जनता किसमें आशा भरी वो यात्रा तो अभी सिर्फ दक्षिण में 2 राज्यों में चली है और आपको पूरे देश में सफलता उसकी दिखाई दे रही है। वो दक्षिण के 2 राज्यों में, मैंने आपको वक्त दिया है पूरा, दक्षिण के 2 राज्यों में वो यात्रा चली है और वो आपको सफल दिखाई दे रही है। गुजरात जहां चुनाव है, जहां पार्टी आपकी चाहती है कि आइए प्रियंका वाड्रा आके प्रचार करें, लेकिन आपको वहां पे नहीं है। जिस प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पर कांग्रेस की मैं जिस दिन गिनती हो रही थी, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के कह रहे थे हमारी बोनी हो जाए, हमारी इज्जत बचे, हमारी बोनी हो जाए। 11 बजे तक आपकी जब एक भी सीट नहीं आ रही थी तो आप परेशान दिखाई दे रहे थे। ये था कि नहीं था उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर 2022 के अंदर? अभी मार्च के अंदर जब नतीजे आ रहे थे 10 मार्च को, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कह रहे थे, हो सकता है आपके मन में भी यही दुविधा चल रही हो कि कांग्रेस की बोनी हो जाए। बोनी का मतलब है कांग्रेस का खाता खुल जाए। जी। देखिए,
हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि आप परेशान हैं, पसीना टप टप चेहरे से आपके गिर रहा है। कांग्रेस की यही सफलता है। आप जो परेशान हैं, आप जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो डेढ़ घंटे कांग्रेस तक के आने से घबराना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए। भाजपा की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं, ये हमारे लिए कांग्रेस के आने से लोगों को घबराना चाहिए, डरना चाहिए। आप तो प्यार वाली पार्टी है जी, आप तो प्यार बांटते हैं, आप तो दिल लेके घूमते हैं। आप कहते हैं डरना चाहिए, डर लगना चाहिए लोगों को। कांग्रेस के आने से डरना क्यों चाहिए? अरे सुन लीजिए, ओके, एक सुभाष कुछ कहना चाह रही है 30 सेकंड के अंदर। दीपक झा भी मेरे से जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया मैं आपको रुक कर रहा हूं। सुभाष 30 सेकंड। आपकी परेशानी जो है वो हमारी, ठीक है, गौरव भाटिया भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, आई विल कम टू यू। आप कितने परेशान दिख रहे हैं। अरे मैं क्यों परेशान होऊंगा सर? आपकी सत्ता भी हमने देखी है, भाजपा की सत्ता भी देखी है, हमने वीपी सिंह की सत्ता भी देखी है। हम यहाँ थे, यहाँ है, यहाँ रहेंगे। और आपको बता रहा हूं, हमारा अंगद का पैर है, हमारा पैर नहीं हिलने वाला। आपको जो कहना है, आपको जो करना है आप करिए। बीजेपी को जो कहना है बीजेपी वो करे। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के आने से घबराना चाहिए, डरना चाहिए। क्या कहेगी? लेकिन आपके आगे बीजेपी कुछ नहीं है। राइट, ओके, लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। आपके आगे बीजेपी का प्रवक्ता कुछ नहीं है। ठीक है, अमीश भाई, आपके आगे बीजेपी का, ठीक है सर। ओके, सुभाष आमिष जी, यही होता है। आप कांग्रेस से अगर तीखे सवाल पूछें तो ये इसी भाषा पे उतरते हैं। मैंने तो तीखा सवाल ही नहीं पूछा। मैंने तो बोला कि उन्होंने बोला कांग्रेस की अपार सफलता से बीजेपी को डर लग रहा है। मैंने पूछा 2 सफलता बता दीजिए। मैं पूछूंगा जीवन में आपकी 2 सफलता क्या है, तो आप मुझे गरियाने थोड़ी लगेंगी। बिल्कुल। और मैं उसमें आपने तो राजनीतिक सवाल पूछा, मैं उसमें पॉलिसी का एक सवाल और जोड़ देती हूँ। इतने सारे मुद्दों पर राहुल गांधी निकले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर निकले हैं, महंगाई को लेकर निकले हैं। तो जितने कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का कौन सा एक ऐसा मॉडल शुरू किया जिसको लेकर के पूरे देशव्यापी एक आंदोलन होना चाहिए या देशव्यापी पॉलिसी बननी चाहिए? कहीं किया हो तो बताइए, राजस्थान में किया हो तो बताएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया को तो इतनी गिरी हुई निगाहों से देखते हैं राहुल गांधी। तो नॉर्थ इंडिया का ही एक स्टेट है ना, उत्तर भारत का ही तो एक स्टेट है राजस्थान, जहां इनकी सरकार है। तो राजस्थान में ऐसा क्या कर दिया इंडिपेंडेंट है? इनका भी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। गौरव भाटिया, मैं आपकी बता रहा हूं, 1 सेकंड। अखिलेश से सवाल पूछा गया इसलिए आई एम कमिंग टू यू। देखिए, अगर किसी को लगता है कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो रहा या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, तो जाओ वहां मुद्दे उठाओ। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को भी लगता हो तो जाओ वहां पर बात करो, जनता आपको जवाब देगी। हमें देश में दिख रहा है, हमें मोदी जी के जिसको एक देशव्यापी मूवमेंट के रूप में लिया जा सके। अखिलेश जी, आप सवाल नहीं सुन रहे, सवाल नहीं सुना आपने बहुत अच्छा काम किया होगा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, मैं मानती हूँ, पर आप मॉडल तो बता दीजिए कि आपने वहां बेरोजगारी कैसे दूर कर दी चमत्कारिक रूप से। ये मॉडल बता दीजिए आप, बाकी बहस बाद में कर लेंगे, क्या होना चाहिए नहीं। और मैं क्यों जाकर वहां आंदोलन करूंगी? सर, मैं पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ ना, मैं नेता हूँ ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर टिकट के लिए भाग रही हूँ। अरे हो गया, तो मुझे आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपका है। सिर्फ एक ही उदाहरण देता हूँ, अरे एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो चिकित्सा का राजस्थान ने शुरुआत की थी, सबको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है ना, बेरोजगारी को लेकर कोई मॉडल नहीं है। अरे सुन लीजिए, अब एक गिनाया तो वो अब बीच में मैं आपके बीच में बताऊं, आप भी मत घबराइए। आपके ज्ञान का आपने कहा एक मॉडल बताओ, आपके ज्ञान का एक मॉडल मैंने बता दिया। प्लीज का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूं। अरे क्यों परेशान हो रही हैं? आप भी परेशान हो रही हैं, इसके लिए मेरे लिए अच्छी खबर है ये भी, क्योंकि मैंने बताया आपको, आपने एक मॉडल पूछा कि एक कोई मॉडल बता दे। राजस्थान वो प्रदेश है जिसने स्वास्थ्य के लिए सबको निःशुल्क सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की शुरुआत राजस्थान ने की। ठीक है, गौरव भाटिया, देन दीपक झा, विल कम टू यू। गौरव भाटिया, बताया हूं आपके लिए एक ही काफी है। गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ जी? अमीर जी, बीच में मत टोकिएगा, 2-3 बिंदु पे अपनी बात रखूंगा। जो आपने डिबेट में बात उठाई, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, मैंने नहीं उठाई, संजय सिंह ने बोला। बैठा है अंजामे गुलिस्ता। हाँ, आपके कार्यक्रम में आपने वो बाइट दिखाया, हर शाख पर उल्लू बैठा है,
अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आपको मालूम है चाटुकार कांग्रेसी आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस बात पे उन्हें आपत्ति नहीं है कि आप राहुल गांधी को उल्लू बता रहे हैं, इस बात पे आपत्ति है कि राहुल गांधी जैसा उल्लू हर चाक पे बैठा है, तुलना क्यों कर रहे हैं उल्लू से, ये हर्ष है। और यहां पे अखिलेश जी ने कहा मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अब मैं बताता हूं क्या किया, सुनिए। 1 रैंक 1 पेंशन करके दिखाया, मोदी है तो मुमकिन है। जीएसटी लागू करके दिखाया, मोदी है तो मुमकिन है। आर्टिकल 370 संशोधित करा, मोदी है तो मुमकिन है। ट्रिपल तलाक अपराध बनाया, मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर आप कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, बता दी, मोदी है तो मुमकिन है। और अभी क्या किया, आईएनएस विक्रांत आया। इकोनॉमी की ग्रोथ की जो दर है वो 13.5% पहुंच गई। वैक्सीन की डोजेस 220 करोड़ हो गई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत हो गया। नेताजी की मूर्ति जो है वो कर्तव्य पथ पर लग गई। प्रचंड हेलीकॉप्टर आ गया, और प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे आया है ना, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और आप लोग शाखों पे उल्टे लटके रहेंगे। तीसरी बात, राजस्थान में मैं आंकड़ों के साथ बता दूं, शुभराष्ट्र जी ने अभी एक बात उठाई है, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां है? 6000, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा राजस्थान में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां है? 30%, राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%, मध्य प्रदेश में 2.5%। और पेट्रोल सबसे महंगा कहां है? श्री गंगानगर, राजस्थान 112 रुपए, नोएडा में 96 रुपए। ये लोग भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। अरे नफरती चिंटू हैं ये लोग, केवल नफरत फैला सकते हैं, और चाटुकारिता में इनका कोई सामी नहीं है। ओके ओके, अखिलेश जी आप अपनी बात को रखिए। दीपक झा भी इंतजार कर रहे हैं। दीपक झा भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश जी पहले आप बोल लीजिए 40 सेकंड। हाँ, देखिए भाई, मैं भाजपा के स्तर के बराबर में नहीं आ सकता, इसलिए उनको और उनकी पार्टी का और उनकी पार्टी के प्रवक्ता का जो भाषा का स्तर है वो उन्हें मुबारक हो, वो ठीक है। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया था, कब बना था? ये प्रचंड हेलीकॉप्टर एचएएल ने कब से बनाना शुरू किया? ये मोदी जी के लेबोरेटरी में नहीं बना ना, नागपुर के कारखाने में बना है। जीएसटी किसने लाई थी? आप उसमें कितने परिवर्तन कर डाले? दही घी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। सवाल है उदित राज पे कुछ बोलेंगे अपने तौर पे आप अपने आप को जो हंसी के पात्र न बने, अपने गलत बयानी करी, अपने नियमों को तोड़ के आप हंसी के पात्र बने। आप अपने आप स्वयं हंसी के पात्र बने। रुक जाइए, द्रौपदी मुर्मू जी पे जो अभद्र ट्वीट किया है उस पर कुछ कह पाएंगे या डर लग रहा है? थर-थर कांप रहे हैं। आप अपना परिचय दे, आपकी सीट हिल क्यों रही है? आप काम क्यों रहे हैं? बोलेंगे नहीं, बताने की आवश्यकता मना किया गया है। किसी महिला का अपमान हो तो कुछ ना बोलो। इन्हीं को सुना लो भाई। आदिवासी महिला का अपमान हुआ, बोल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, मैं पूछूंगा। बोल लो क्यों नहीं पूछेंगे आप? ठीक है, जवाब आपने द्रौपदी मुर्मू पे सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए ना गौरव आपने 3 बार ही पूछा है, जवाब दे देते। क्या आपको लगता नहीं है जो उदित राज ने बोला वो गलत था? बार बार बीजेपी उसको जवाब दे रहा हूं, जवाब वाकई बहुत भद्दा था, गलत था, उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? 3 ही उदाहरण दिलाए, अभी तो मैंने 3 ही उदाहरण गिनाए, तब तक आपे से बाहर हो गए। सच्चाई सुन के बहुत लोगों का आपे से बाहर हो जाया करते हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सारे बलात्कारियों का साथ देते हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। फ्रेम में कोई दूसरा घुस जाए तो बता दो। मामले है राजस्थान, जिसके फोटो फ्रेम में, जिसके फोटो फ्रेम में कोई दूसरा नहीं आ सकता, उसका नारा है कि सारे सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा हो गई। अच्छा, एक करके अखिलेश जी बोल रहे। आप ये स्तर देख लीजिए। ठीक है, दीपक झा एक सेकंड, दीपक झा लगातार वेट कर रहे हैं पिछले 20 एक सेकंड, दीपक झा वेट कर रहे हैं। दीपक झा मैं आपका रुख करता हूं। दीपक झा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण अब एक किला है जिसको वो बचाना चाहते हैं, जितना भी बचा हुआ है? तो उत्तर वाले नेताओं को दिक्कत है। मैं इस बात से अपनी बात को शुरुआत जी देखिए, अभी तो यात्रा का आगाज है, अभी तो यात्रा का अंजाम होगा।
तो ये भाजपा के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, गौरव भाटिया जैसे लोग, ये हिंदुस्तान को बांट दिया, साउथ में बांट दिया, नॉर्थ में बांट दिया, ईस्ट में बांट दिया। अरे मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट दिया इंसान को, धरती बांटा सागर माता, मत बांटो इंसान को। मैं तो इनको ये बात बोलता हूं। लेकिन ये जूते पे राजनीति करते हैं गौरव भाटिया, क्योंकि पता नहीं कहां कहां किसके किसके जूते बांधे हुए हैं। राहुल गांधी ने तो अपनी मां के जूते बांधे हैं, ये भाटिया जी कहां कहां जूते बांधते हैं। और इनकी तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि सिखाइए, वरना अभी इनको सही दिखा दूंगा। नहीं है राहुल गांधी। कौन है ये चिंटू? अरे दिहाड़ी प्रवक्ता को हटाओ, ये तो मुंह खोल रहे बंकू मार रहे, हटाइए। चलिए कौन है ये? प्रवक्ता है, चलो हटो। 20,000 11 रुपए दो इनको, पहनते हैं, 11 रुपए दो। अरे डीपी बदलने वाले भाटिया जी, आपसे हम के खिलाएंगे डीपी बदलने वाले भाटिया जी, इनको अमीर जी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आप बैठे सुन रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। एक सेकेंड, लेकिन दीपक जरा व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए। बोले चापलूस बोले, प्रवक्ता बोले, फालतू का इमका ढिमका बोले, चिंटू बोलने को लिए आजाद है क्या? भैया प्रवक्ता हो आप, चिंटू बोल देंगे, कांग्रेसी चापलूस बोल देंगे, कांग्रेसी चाटकार बोल देंगे क्या? एक एक करके तुम्हें क्या पता है? लेकिन दीपक झा जो अपमान किया है उसमें बोलोगे। अरे एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड गौरव। दीपक झा, आपने बोला दक्षिण, आपने बोला दक्षिण और बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण में बांट दिया। बीजेपी ने कैसे और कब बांटा उत्तर और दक्षिण के अंदर? मुझे बताइए, क्या उत्तर और दक्षिण में उन लोगों ने नहीं बांटा जिन्होंने बोला उत्तर भारत के लोग सतही सोचते हैं और दक्षिण भारत के लोग डिटेल में सोचते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बताइए इस बात को। बीजेपी ने कब बांटा उत्तर और दक्षिण के अंदर? मुझे बताइए। व्हेन बीजेपी ने डिवाइड क्रिएट किया उत्तर और दक्षिण के अंदर, गिव इट एक एग्जांपल दीजिए मुझे, आप एग्जांपल दीजिए। अमीर जी, जब हैदराबाद में भाजपा के महासचिवों की बैठक होती है, तब कहते हैं कि साउथ में खिलेगा कमल और भाजपा का मास्टर क्या हो गया इसके अंदर? फिर क्या होता है? क्या हो गया? साउथ में खिलेगा कमल, इसमें क्या हो गया? इसमें डिवाइड कैसा है? के अंदर जाके इसमें डिवाइड कहां है? अरे अमीर जी, ये तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की है और इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट में पंजाब वापस आएगा, नॉर्थ ईस्ट में पंजाब वापस आएगा। कांग्रेस इस बात को कहती है कि डिवाइड करती है नॉर्थ ईस्ट को। नहीं, एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है। सुब्राष्ट्रा 30 सेकंड। सुब्राष्ट्रा करके तो बना भाजपा ने रखा है ना कांग्रेस ने रखा है। एनजीओ का काम करना हो तो वो अलग तरीके से काम। दीपक झा रिप्लाई। दीपक झा 10 सेकंड। जीतने के लिए ही ठीक है। दीपक झा चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। दक्षिण में कमल खिलेगा, अगर गौरव भाटिया की पार्टी कह रही है तो इसमें डिवाइड कैसे क्रिएट कर रही है? एस्टैब्लिश योर फैक्ट। देखिए अमीर जी, बात बहुत सीधी सी बात है जी सर। बात बहुत सीधी है। राहुल गांधी पूरे भारत की यात्रा पे निकल चुके हैं। आज पूरा भाजपा इस बात से चिंतित है कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है और इसीलिए भाजपा एक 2 राज्यों में गए हैं की तरह चाल चल रही है, दुष्चक्र रच रही है कि देश को बांटो, देश को बरगलाओ, साउथ में बांटो, नॉर्थ में बांटो, ईस्ट में बांटो। अरे हमारे लिए तो पूरी भारत माता एक समान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये पूरी सुब्राष्ट्रा 20 सेकंड सुब्राष्ट्रा। दीपक जी, यहाँ मिथिला से छी अपने बताऊं, राहुल गांधी जी कह दिलन, अब हम तो मघी में बोल रही है काहे कि मैथिली हमर उतना शुद्ध न है। राहुल गांधी जी कह दिलन कि नॉर्थ इंडिया में लोगों के तो दिमागे न है, पॉलिसी पर विचारे न करा। हमने जब वोट डाले, हिंदुस्तान का आदमी हर भाषा समझता है। सुब्राष्ट्रा जी, गौरव, अरे सुना ना दीपक जी, जब हमने वोट डाले तो हमने भाषा में बात करी। आज मिथिला में जो आंदोलन चल रहा है, आज मिथिला, अच्छा तो हिंदी में बात, ठीक है हिंदी में बात कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिथिला में जो आपके आंदोलन चला वो मुद्दा विहीन है। कह दीजिए कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का मुद्दा विहीन है। राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई उस नेता की कह देने की इतने सारे मिथिला के युवा सड़कों पर है। आपके देश में आपकी बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। अरे मैडम, आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए। दीपक ये गलत है, आप पर्सनल अटैक गलत है। दीपक आपने गौरव पे भी किया, आप सुब्राष्ट्रा पे भी मत बोलिएगा कि 2 करोड़ रोजगार देते 2 लाख पे आ गए। मोदी जी से मत पूछेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब सब लोग सड़क पे हैं, लेकिन मोदी जी से मत पूछिएगा। मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, मोदी जी नाराज हो जाएंगे, कैमरा में आने नहीं देंगे आपको। अरे मैडम, थोड़ा तसल्ली से सुन लीजिए बात को। आपने ठीक है, हम भाषा की मर्यादा को बरकरार रखें, मेरा निवेदन है। ओके दीपक यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्रा जी, यू आल्सो मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया 30 सेकंड, देन अखिलेश जी, आई विल कम टू यू। और भाषा की मर्यादा को हम रखें,
महत्वपूर्ण है ये। गौरव जी। देखिए अमीर जी, हमें बचपन में ये सीख दी गई थी, हमेशा अपने स्तर के व्यक्ति के साथ संवाद करिए, चर्चा करिए। इसलिए जो दिहाड़ी के प्रवक्ता के यहाँ पे जो ऑफिशियल भी नहीं है, गाली गलौज करते, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, विरोधाभास देखिए, आज राहुल गांधी का एक वक्तव्य आ रहा था भ्रष्टाचार पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है और डीके शिव कुमार बगल में झांक रहे थे। डीके शिव कुमार के ऊपर ईडी का मुकदमा चल रहा है, वो जेल होके आए 50 दिन, बेल पे बाहर है। ये लोग भ्रष्टाचार से ठीक है। ओके अखिलेश जी फाइनल पॉइंट। अखिलेश जी 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड अखिलेश जी। गौरव जी शांत, गौरव जी 20 सेकंड अखिलेश जी, मोदी जी बीजेपी और उनके शुभचिंतकों की ये परेशानी बता रही है कि हम कामयाब हैं। हमारी यात्रा, हमारे देश में बढ़ता जनाधार, राहुल जी की स्वीकारोक्ति और कांग्रेस के तो राहुल जी बनेंगे, आपको लगता है पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 के? ये दिखा रही है कि वो जो है हम विशाल रूप से सफल होने जा रहे हैं। ये आपकी बीजेपी की और चलिए ठीक है, आपने तो कह ही दिया है कि देखिए आपको डर लग रहा है, इसका मतलब कांग्रेस आ रही है। आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस आए तो डरना चाहिए, लेकिन मैंने भी आपको कहा कि हमारा अंगद का पैर है, आप आइए या बीजेपी आए, कोई आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना काम, हम अपना कर्म अपने धर्म के साथ करते हैं और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। मुझे लगता है इससे बेहतरीन निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता। आप अपना काम करिए, बाकी जिसको जो कहना है वो कहता रहेगा। रिजल्ट यानी नतीजा निर्भर करता है आपकी मेहनत पर और आपकी शिद्दत पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, उम्मीद है आज का आर पार आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभरात्रि। अगला शो देश नहीं झुकने देंगे अमन चोपड़ा के साथ। चलिए लिखते जाइए जो मैं बताने जा रहा हूं। 5 अक्टूबर, 5 मतलब कल, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की लिंचिंग की कोशिश। लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूं, आप बता रहा हूं, हैरान हो जाएंगे। 27 सितंबर 2022 छत्तीसगढ़ के धमतरी में बच्चा चोरी के शक में 5 साधुओं की पिटाई, लिंचिंग की कोशिश। 13 सितंबर 2022 महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई। 9 सितंबर 2022 मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्चा चोरी के शक में साधु की पिटाई। 12 सितंबर 2022 यूपी के औरैया में बच्चा चोरी के शक में फिर साधु की पिटाई। 16 अप्रैल 2020 पालघर तो सबको याद है, बच्चा चोरी के शक में साधुओं की लिंचिंग। बच्चा चोरी का शक, साधुओं पर हमला। मतलब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है, इतना बड़ा संयोग है, या फिर वाकई कोई साजिश है, सीरियल साजिश है सनातन के खिलाफ, साधुओं के खिलाफ। मतलब 1 महीने में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 महीने में करीब आधा दर्जन जगहों पर साधुओं पर हमले हुए हैं। 1 महीने में आधा दर्जन साधुओं पर, वो भी बच्चा चोरी के शक में। साधु बच्चा चोर, सोचिए, साधुओं के खिलाफ ये अफवाह है या ये निशाने पर भगवा है? मैं सीधा सा सवाल पूछूंगा। एक बार ये तस्वीर एक बार दिखा दीजिए फुल स्क्रीन पर, इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ना, क्या देश में हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या साधुओं की टारगेट लिंचिंग, जैसे कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, अब क्या हो रहा है? क्या देश में साधुओं की टारगेट लिंचिंग की साजिश चल रही है क्या? पुलिस के सामने साधुओं की पिटाई, पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पालघर रिपीट करने की क्या कोशिश हो रही है? ये देश भर में साधुओं के खिलाफ पालघर प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? देश भर में क्यों संतों के देश में साधुओं को लगातार बच्चा चोर बताकर पीटा जा रहा है? 1 महीने में 6 बार। मतलब 6 से 7 इस तरह की घटनाएं हुई है 1 महीने में 6। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 5 अक्टूबर, 27 सितंबर, 13 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर यूपी का औरैया, मध्य प्रदेश का जबलपुर, महाराष्ट्र का सांगली, छत्तीसगढ़ का धमतरी, छत्तीसगढ़ का दुर्ग। ये दुर्ग की तस्वीरें हैं। भीड़ ने घेर कर 3 साधुओं पर हमला कर दिया, लिंचिंग की कोशिश की। ये दुर्ग की तस्वीरें हैं जहां 3 साधुओं की लिंचिंग की कोशिश हुई है। मतलब सोचिए, मार मार कर अधमरा कर दिया, क्योंकि शक था
कि वहां वो बच्चा चुराने के लिए आए हैं। ये साधुओं को बच्चा चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। संतों के देश में साधु बच्चा चोर। बस इसी शक में साधुओं पर जानलेवा हमला हुआ। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से, सोचिए ऐसा ही महाराष्ट्र के पालघर में भी हुआ था ना, जब 2 साधुओं को बच्चा चोर समझकर लिंचिंग कर दी गई थी। अब साधुओं के खिलाफ ये जानलेवा अफवाह बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक आ गई है। देखिए तस्वीरें। सवाल यही है कि साधुओं में बच्चा चोर दिखता है क्या? कुछ लोगों को साधुओं में बच्चा चोर दिखता है। मतलब एक बार होता तो हम समझ लेते, 2 बार होता चलिए फिर ठीक है, 3 बार होता चलिए फिर ठीक है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 1 महीने में 6-6, 7-7 बार। आधा दर्जन साधुओं को आधा दर्जन जगहों पर, मतलब 2-2.5 दर्जन साधुओं को पकड़ के पीट दिया। यहाँ 3-3, ये देखिए आप क्या हाल किया। सब बच्चा चोरी के शक में। ये क्या सनातन के खिलाफ कोई सीरियल साजिश है? ये सनातन से बदला है, साधुओं पर हमला है, क्या है ये, क्यों ये हो रहा है, इसके पीछे क्या है? समझते हैं, क्योंकि संतों के देश में साधुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो भाई बात तो करनी पड़ेगी ना, समझना तो पड़ेगा। संतों का बहुत बड़ा पैनल है आज मेरे साथ। रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ देवकी नंदन जी हैं आज विशेष तौर पर। देवकी नंदन जी मेरे साथ लाइव हैं, उनको आप देख पा रहे हैं, कथावाचक। अम्मू साहब हैं, सूरजपाल अम्मू हैं मेरे साथ। स्वामी दीपांकर जी हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ महंत राजू दास भी, हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं अयोध्या, वो भी मेरे साथ होंगे। और मेरे साथ एक और मेरे साथ कई बड़े पैनल, कई बड़े संत रहेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, देवकी नंदन जी, क्या लगता है आपको ये साधु बच्चा चोर, साधु बच्चा चोर, ये बच्चा चोर वाली अफवाह या निशाने पर भगवा, क्या हो क्या रहा है भाई? 1 महीने में 6-6 साधु बच्चा चोर। देखिए अमन जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से एक षड्यंत्र हो रहा है, आप ही ने बताया कि 1 महीने में 6 घटनाएं हुई। 1 महीने में अगर 6 घटनाएं होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि साधु संत और सनातन को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, और सनातनियों को टारगेट करके सनातनियों को हर जगह पर नीचा दिखाने का प्रयास है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके चैनल से पूछता हूं कि अगर अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अगर ये आक्रमण हो गया होता, जैसे मौलवियों के ऊपर या जो चर्च के पादरी होते हैं उनके ऊपर, या अन्य किसी पे, या किसी नेता पे लगातार 6 बार ऐसे आक्रमण होते, या बॉलीवुड के किसी हीरो पे ऐसे आक्रमण होते, तो भी क्या हमारे देश में इतना ही मौन होता, मौन व्रत रखते? मैंने कई बार कहा है कि साधुओं की सुरक्षा, मैंने कई बार कहा है कि साधुओं की सुरक्षा के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। और मैंने एक और बात कही है, ईश निंदा की तर्ज पे कानून हमें ऐसा बनाना चाहिए जो भगवान को, सनातन को और साधुओं को सुरक्षा दे, क्योंकि ये सिर्फ साधुओं का अपमान नहीं है, साधुओं को नहीं मारा जा को भी लोग बैठे हैं अपने साधु संत के भेष में भी जो बैठे हैं, उनको भी ये आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो ये आग लग चुकी है और एक एक करके हम सबके पास में पहुंचेगी। और मुझे तो दुबई से धमकी आ चुकी है, बच्चा चोरी का शक, बच्चा चोरी। मैं यहाँ भीलवाड़ा में बैठा हूँ, मुझे तो दुबई से धमकी आई है कि हम मार डालेंगे। तो ये सब चीजें बहुत सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है, जिससे सनातन को ज्यादा डैमेज किया जा सके और सनातन को नीचा दिखाया जा सके। ये क्या ब्रांडिंग भी है? स्वामी दीपांकर, आप खुद भगवाधारी है, ये ब्रांडिंग है कि भगवा साधु बच्चा चोर होते हैं और इनको पीटने का नया बहाना है, पीट दो फिर कह दो बच्चा चोरी का शक था। मतलब साधु बच्चा चोर, साधु संत, संतों के देश में करके जिस प्रकार हो रहा है, और लगातार हो रहा है सर, लगातार हो रहा है। मैं तभी आज डिबेट कर रहा हूं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मगर मैं कहूंगा कि निशाने पर साधु तो 16 आना है, अब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद हमें लगता है ज्यादातर सन्यासी फेस कर रहे हैं वर्तमान। तो निसंदेह है निशाने पे साधु तो है, और साधु है तो सनातन तो है। मगर एक हैरत में इस बात से हूं, आपको भी डर लगता है? देखिए, जो अपना पिंड दान कर कर बनता है वो डरता कभी नहीं अमन भाई। मगर हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह का माहौल है
ये सचेत रहने का है, ये संभल कर चलने का है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि चाहे सरकार प्रदेश की हो या देश की, साधुओं के लिए कुछ सोचना जरूर चाहिए। जो साधु सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, अपना पिंडदान कर कर बनता है, निरी साधु है। और जिसके आशीर्वाद से लोगों को पुत्र होते थे, उसके ऊपर आरोप भी क्या, बच्चा चोरी का। सोचिए, इससे बढ़कर दुखद मुझे लगता है और क्या हो सकता है सनातन के लिए और समाज के लिए या भारत के लिए। मगर उसके बाद रोचक यह है, मैं साधुवाद देता हूं, आपने कम से कम इस पर डिबेट किया। आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। वरना बहुत सारे लोगों को इस खबर से कोई लेना देना भी नहीं है। ये वाली डिबेट कम्युनल हो जाती है उन लोगों के लिए। कम्युनल डिबेट है, साधुओं पर हमला हो रहा है, होने दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? साधु पिटने के लिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, साधु पिटने के लिए, साधु पिटने के लिए, साधु